हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं दे आर द यूनिवर्सिटी टॉपर्स। सो प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग दिवजोत फ्रॉम एम्स बठिंडा एंड श्रेया फ्रॉम एसएलबीएस मंडी। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू अंकित। Thank you, sir. हाय। सो कैसे कैसे हो आप लोग? Good, sir. ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट यू श्रेया? एब्सोल्युटली फाइन। गुड। सो मूविंग अहेड, अभी देखो जैसे फर्स्ट ईयर अभी शुरू हुआ है, राइट? सो आप लोगों की अगर मैं कंसिडरिंग बात करूं यूजी जर्नी की तो कैसी रही, स्टार्टिंग फ्रॉम यू दिवजोत? तो वैसे तो 2 साल ही हुए हैं बट रियलिस्टिकली बताऊं तो स्ट्रेसफुल तो है। लाइक यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, तो इट इज स्ट्रेसफुल। जैसे इमेजिन किया था कि हाँ विल बिकम डॉक्टर्स और है ना कुछ, मतलब एक्साइटिंग होगा, तो एक्साइटिंग तो है बट इट्स स्ट्रेसफुल एज वेल, तो उसको मैनेज करना इज अ टास्क। ओके। एंड व्हाट अबाउट यू श्रेया, आपकी जर्नी कैसी रही थी यूजी? मेरे तो सिर्फ ज्यादा कुछ मतलब इलेबरेट नहीं थी, जस्ट हैपन विद द फ्लो एंड इट्स जस्ट गोइंग ऑन। बस ये है कि आप एंजॉय करते रहो जो आपके साथ हो रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल बेसिकली। सो अभी सिंस यू गाइस नो कि 2024 बैच अभी आया है, राइट? सो अभी अगर मैं, सिंस यू आर फ्रॉम एम्स, राइट दिवजोत, हाउ इज द लाइफ ऑफ एम्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस? तो एम्स में एक ये तो है कि एकेडमिक्स जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है, तो नॉन एकेडमिक्स थोड़ी कम तो है। मतलब अभी अभी तो डेवलपिंग है ना, तो हमारे जैसे फेस्ट भी नहीं है और ऐसी ऐसी चीजें तो लैकिंग है नॉन एकेडमिक वाइज। तो मतलब वो एक्स्ट्रा करिकुलर तो खुद ही ढूंढना पड़ता है और ऐसे। वैसे एकेडमिक वाइज तो टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब उनसे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत जैसे कुछ भी पूछ लो। जैसे पिछले, मतलब जो हमारे जनरेशन पिछली है, जो अब डॉक्टर्स है, उनकी टाइम के टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, उनको डाउट पूछना भी वो यू नो डिफिकल्ट था कि इतना डांटते थे। बट अब जैसे मैं मतलब अपनी मम्मा से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि नो, योर टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। तो हाँ। एक वो चीज है हमारी टीचर्स की। ओके। एंड श्रेया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज में? हमारा कॉलेज में तो मतलब हमारा भी वैसे तो न्यू ही है, बट इट्स प्रीटी बैलेंस। लाइक यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड एकेडमिक्स ऑफ कोर्स एज शी मेंशन। जो न्यू टीचर्स है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है। हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल वी वर इन फेस्ट, so टीचर वर इनवाइटिंग, यार तुम हमारे साथ आके फोटो ले लो, तुम्हारे साथ फोटो नहीं ली। सो टीचर आर मोर लाइक सीनियर्स, दे बिहेव लाइक सीनियर्स ओनली। हम्म। कि हाँ, इवन हम बात करें ना, मैं तुमसे 17 साल सीनियर हूँ, तो seniority is more than टीचर स्टूडेंट वाला, तो that's very comfortable basically. ओके। सो मूविंग अहेड विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। आप लोगों को शुरू से एमबीबीएस डॉक्टर बनना था? या वैसे ओके। एंड व्हाट अबाउट यू श्रेया? मेनली तो मैंने नाइन्थ में मतलब ऐसे सर्च करना, क्योंकि कोई बैकग्राउंड है नहीं इस फील्ड में कोई भी, तो मैंने नाइन्थ में से सर्च वगैरह करा था कि होता क्या है, क्या नीट होता है। कुछ उस टाइम तक कुछ आइडिया नहीं था, बट उसके बाद 10th के बाद आई वाज क्लियर कि मेरे को मेडिकल ही लेना है और मेरे को डॉक्टर ही बनना है। हाँ हाँ हाँ। तो सिंस जैसे आप एम से हो एंड यू आर फ्रॉम एसएलबीएस मंडी, तो जो अगर मैं बात करूँ, सिंस अभी देखो फाउंडेशन बिगन हुआ है स्टूडेंट्स का, सो एनी मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज गोइंग विद यू दिवजोत? तो फर्स्ट डे में ऐसे हमारे फाउंडेशन कोर्स जो हमारे बैच का था वो 7 डेज का था, तो उसमें जस्ट बेसिक ओरिएंटेशन थी। हम्म। और मतलब ऐसे कुछ ग्रुप इवेंट्स तो नहीं करवाए थे जैसे बाकी कॉलेजेस में हमने सुने थे कि हाँ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं, वैसे नहीं था। बट इट वाज इंटरेस्टिंग, जैसे न्यू न्यू था सब कुछ, तो एक्साइटमेंट थी काफी। और वैसे फाउंडेशन कोर्स में ना जस्ट बेसिक ओरिएंटेशन हुई थी सब्जेक्ट्स की। लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, एट कॉम की क्लासेस थी, एटिक्वेट्स, और मेंटर्स असाइन हुए थे हमारे फाउंडेशन कोर्स के दौरान। तो हमारे जो सुपर सीनियर्स थे और हमारे कुछ टीचर्स थे, इन ग्रुप्स ऑफ 10 हमें उनको एज अ गाइड हमें साइन किया गया था, तो वी कुड आस्क फॉर देम एनी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एडवाइस, तो दैट वाज अ गुड measure that I thought was different. ओके, तो ये सिर्फ एम्स में होता है या इट इज बीइंग फॉलोड विद इन एवरी एम्स? अभी मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो। ओके। एंड व्हाट अबाउट यू श्रेया, मतलब आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट डे का? हमारे तो जो फाउंडेशन कोर्स था एक्चुअली हमारे बैच में तो 1 मंथ का था, तो हमारा तो लाइक बहुत ज्यादा चिल था। वी हैव 2 hour ऑफ क्लास इन द मॉर्निंग एट कॉम। तो फॉर 2 hour वी हैड स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स वाज लाइक कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं अंदर इंडोर गेम्स में,
एंड हम जो, मेरे को जो याद है बेसिकली, जो मेमोरी क्रिमाइज करते हैं, एवरीवन वी आर यूज्ड टू प्ले कैरम ऑन द टॉप ऑफ द RH. So Okay. it was very like, for 1 month we were like very chill, and it helped us to like more interact with our colleagues. उस टाइम ही हमारा ज्यादा वो इंटरेक्शन हुआ था. ओके. सो मूविंग अहेड विद जो आप लोगों का फाउंडेशन जब खत्म हुआ था, तो वंस यू हैव स्टार्टेड योर एकेडमिक लाइफ, सो कंसिडरिंग जो टाइम स्पेन दिया जाता है, मतलब क्या रेलेवेंस होती है फाउंडेशन, स्पेसिफिकली इस ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं फाउंडेशन कोर्स की? आई थिंक गेटिंग टू नो ईच अदर एज अ यूनिटी बनाने के लिए भी, और मतलब एक दूसरे से सीखने के लिए बेसिकली, मुझे तो ऐसे लगता है कि हाँ, गेटिंग टू नो ईच अदर इज अ गुड थिंग. आपस में हम फ्रेंड्स बनते हैं एंड वी गेट टू नो ईच अदर स्टडी पैटर्न्स, इंटरेस्ट्स. दैट इज, यू नो, दैट फ्रेंडशिप लास्ट फॉर लॉन्ग. ओके. सो जैसे आप बता रहे हो इंटरेक्शन एंड ऑल, तो आप लोगों का जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा था, या टॉकिंग अबाउट योर सीनियर्स इंटरेक्शन एज वेल? हमारा तो अच्छा था, मतलब इंटरेक्शन तो अच्छी थी. हेल्प तो एंड एट द एंड मतलब हेल्प तो काफी मिलती है, एंटरटेनमेंट फॉर बोथ अस एज अ जूनियर एंड एज अ सीनियर टू. ओके. तो एनी मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर, कुछ फनी इंसिडेंट हुआ ड्यूरिंग हॉस्टल्स? या ऐसे हमारे जैसे इंटरेक्शन के टाइम मतलब वी यूज टू डांस, मतलब हमें डांस करवाया था एज एनिमल्स, तो अच्छा. हमने, हाँ, तो मतलब इट वाज अ गुड इंटरेक्शन दो. मतलब इट वाज नॉट लाइक वी वर नॉट फोर्स्ड टू डू इट, वी वर एंजॉयिंग इट टू. सो दैट वाज अ गुड मेमोरी टू. एंड उसमें बाद में सीनियर्स के साथ उनके साथ दोस्ती हो गई. दे आर नॉट नाउ सीनियर्स, ऐसे लगता है कि हाँ दोस्त है, उनसे कुछ भी जाके पूछ लो ऐसे. एंड श्रेया, आपका कैसा रहा था? मेरा तो एक्चुअली काफी लेट हुआ था जाके सीनियर से इंटरेक्शन, बट ऑफ कोर्स सीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ. सो मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आपको एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, 4 अच्छे सीनियर्स दोस्त होने चाहिए, 4 अपने बैच में और 4 जूनियर्स. दैट्स ऑल सेट. सो लाइक सीनियर आर वेरी हेल्पफुल. अभी मैं इवन एग्जाम्स की बात करूँ, तो मैं हर एग्जाम के बाद उनके डॉक्टर साहब, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, डॉक्टर साहब मन नहीं कर रहा पढ़ने का. सो दे आर वेरी गाइडिंग वे. लाइक आपको फील नहीं होता कि आप किसी नई जगह में आए हो. दे आर वेरी फ्रेंडली. मतलब हमें तो ऐसे ही सीनियर्स मिले, सो वी आर एक्सपीरियंस इज वेरी गुड. एंड वी आर लकी कि हमें जूनियर्स भी अब वैसे काफी अच्छे. लाइक आई रिमेम्बर न्यू ईयर पे हमारे बैच का वहाँ कोई था नहीं. सो आई यूज टू सिट इन देयर रूम्स 3-4 hours एंड वी आर लाइक टॉकिंग. मतलब वी आर डूइंग रैंडम स्टफ. सो इट्स वेरी लाइक नाइस इंटरेक्शन विद जूनियर्स एज वेल एज सीनियर. चलो, द सेम इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग के जो जूनियर्स होंगे, द सेम एक्सपेक्टेशन गोज विद देम आल्सो. सो सिंस जैसे अभी देखो आपने एकेडमिक्स की बात करी, तो जो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज अभी देयर देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ एवरीवन, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स यू गाइस रिकमेंड एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो गोइंग विद एन आर्ट, फिजियो, बायोकेम? सो श्रेया, आपसे ही शुरू करते हैं. लाइक anatomy everyone know is BDC. सो मैं रेकमेंड, ग्रेस पढ़ सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगी पहले एक बार आपने 2-3 बार BDC पढ़ लियो, तो उसके बाद अगर आप ग्रेस एक बार रीडिंग दोगे, सो आपको वो हो जाता है रिमाइंड. आप अगर स्पेसिफिकली ग्रेस पढ़ने लगोगे, सो दैट विल बी टफ. और स्पेशली अगर लेक्चर के बाद आप देखते हो लाइक, तो वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है. फिजियोलॉजी, देर इज वेरी वेरी मच कंफ्यूजन. आई थिंक मोस्ट कंफ्यूजिंग जो बुक है वो फिजियोलॉजी है. So I personally like Indu Krana. One of our teacher recommended it, and I personally like it very much. बाकी तो फिजियोलॉजी का आई प्रेफर कि नोट्स बनाओ आप तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज नो बुक इज कंप्लीट इन फिजियोलॉजी एज फॉर एग्जाम पर्पस. एंड बायोकेमिस्ट्री वासुदेवन इज गुड, बट देयर आल्सो आई प्रेफर नोट्स. ओके. ओके. एंड व्हाट अबाउट यू, दिवजोत? तो एक्चुअली एनाटमी में बीडीसी इज द स्टैंडर्ड बुक, बट आर कॉलेज में हमारे में विश्राम सिंह भी चलती है. तो मतलब आई पर्सनली प्रेफर्ड विश्राम सिंह, क्योंकि मेरे को उसके डायग्राम्स और मतलब बहुत इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी है उस बुक की, मुझे लगता है पर्सनली. एंड उसके डायग्राम्स काफी अच्छे हैं. तो एनाटमी के लिए तो आई प्रेफर्ड विश्राम सिंह ओनली. एंड फॉर फिजियो, फिजियो वैसे सही है. श्रेया मेंशन कि कंफ्यूजन होती है, तो हमने जैसे सीनियर्स ने रेकमेंड किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मतलब उसी को ही फॉलो किया जो उन्होंने हमें मार्किंग दी. जैसे डिफरेंट चैप्टर्स के लिए डिफरेंट बुक ऐसे था. ओके. गाइडेंस से थोड़ी बहुत रेफरेंसेस थी तो कुछ चैप्टर में. और कैनोन तो नहीं हमने पढ़ी, मैंने तो नहीं पढ़ी, बट गाइटन गाइटन की तो रेफरेंस काफी थी. उससे नोट्स बनाने में काफी मतलब
सीखने को मिलता था। और बायोकेमिस्ट्री में आई प्रेफर्ड एस के गुप्ता, बिकॉज वासुदेवन से ज्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज आई थॉट कि वासुदेवन में ज्यादा फैक्ट्स, सीधे सीधे फैक्ट्स भी होते थे, एंड एस के गुप्ता कंपैरेटिवली वर मोर कंसेप्चुअल। बस। ओके। सो दिवजोत, जैसे आपने मेंशन किया, गाइटन के लिए वी हैव, फिजियो के लिए वी हैव गाइटन, राइट? अब गाइटन में भी आई थिंक दे हैव टू एडिशंस, द वन इज इंटरनेशनल एंड अनदर इज साउथ साउथ एशिया। एशिया। सो कौन सा, मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी कंफ्यूजन होता है कौन सा ज्यादा बेटर है एंड क्यों? हमने तो साउथ एशिया ही करा है, क्योंकि शुरू से मतलब वी वर रिकमेंडेड साउथ एशिया ओनली, की अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको इसी की आएगी ज्यादा, बिकॉज इट्स मेड फॉर अस। तो मतलब हम, मैंने वैसे पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया इंटरनेशनल, तो साउथ एशिया ही पढ़ा है, सीनियर्स ने हमें वो रिकमेंड किया इसलिए। ओके। सो मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अलावा आप लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म या कुछ टीचर्स वगैरह की हेल्प भी ली थी आउटसाइड द कॉलेज? हाँ, बायोकेमिस्ट्री के लिए जैसे मैंने यूट्यूब से ना निंजा नर्ड की वीडियोस देखी थी, तो फॉर मेटाबॉलिक पार्ट, मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड जो एनाटॉमी के लिए था, हमने ई गुरुकुल के लिए टेम्परेरीली लिया था फर्स्ट ईयर के लिए, डॉक्टर अश्विनी सर उनके मतलब वीडियोस लगाई थी। नहीं और सर। मतलब नोट्स तो नहीं मंगाए थे, मतलब वीडियोस लगाई थी और उनसे नोट्स बनाते थे हम। और फिजियो के लिए नथिंग। ओके। एंड व्हाट अबाउट यू, श्रेया? फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अभी ऑलमोस्ट सेम है। एनाटॉमी में मैंने भी शुरू में ई गुरुकुल लिया था डॉक्टर अश्विनी का। एंड ओके। मतलब नोट्स तो उसके खुद से बनाए या फिर बुक में मार्क कर लेती थी, तो दैट वाज लाइक प्रीटी इनफ। उसके बाद एक बार बुक रीड कर लो, दैट इज इनफ। एंड फिजियोलॉजी में खुद के नोट्स ही प्रेफर। बायोकेमिस्ट्री मैंने ऑनलाइन एक लाइक रेफरेंस बुक्स होती है, रिव्यू बुक्स होती है, मैं उनसे पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती थी। उसमें क्वेश्चन फॉर्म में होता था। एंड ऑफ कोर्स निंजा नोट की वीडियो फॉर मेटाबॉलिज्म, एंड डॉक्टर जम्बुलकर की वीडियो फॉर द जो देयर सम पार्ट ना जो बाकी जगह पढ़ाया नहीं जाता, दैट्स जस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो उस ओके। वाले पार्ट के लिए आई यूज टू वॉच जम्बुलकर। ओके। सो गाइस, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अभी मेरी जिस भी स्टूडेंट से बात हुई है ना, कंसिडरिंग सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जो अभी गए भी हैं, अगर 100 स्टूडेंट से बात हुई है तो 100 में से 99 का कहना है कि हमने एनाटॉमी के लिए अश्विनी सर का वीडियोस देखा था। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंशिएट करता है अश्विनी सर की वीडियोस, और हाउ इट हेल्प्स वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली, इन टर्म्स ऑफ, इन कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, कि कैसे, मतलब हाउ हाउ डज इट हेल्प? सर जैसे एनाटमी के लिए फर्स्ट टाइम जैसे आते हैं एनाटमी में, तो एकदम से इट्स होल डिफरेंट सब्जेक्ट, पहले कभी उसका कुछ करा नहीं होता, तो पहले पहले उसकी ओरिएंटेशन लेना बहुत जरूरी है। समझ नहीं आता खुद से कि हाँ हाउ टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। एकदम से हम अपग्रेड होते हैं उस सब्जेक्ट को, तो सब कुछ समझना। और मतलब जो जैसे अगर सिर्फ बुक पढ़ें तो उससे ना समझ नहीं आता अच्छे से कि हाँ क्या ओरिएंटेशन है एक्चुअली ये बॉडी में। तो डायग्राम्स भी डिफिकल्ट होती हैं, तो अश्विनी सर की वीडियोस बहुत ज्यादा सिंपल, जो मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताती है ना सब्जेक्ट का, कि हाँ यू हैव टू वॉच दैट वीडियो टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो मतलब उनका एक जैसे फाउंडेशन है, लाइक एमबीबीएस में आकर इट्स लाइक इवन पासिंग द सब्जेक्ट इज अ टास्क, वो भी क्वेश्चन हो जाता है। तो उनकी नोट्स हमने जो बनाए हैं वो दे वर सो हेल्पफुल, कि तुम सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लो ना, इफ यू हैव लेस टाइम, लाइक इफ यू हैव लॉट गोइंग ऑन इन द वीक, कई सब स्टेज है मंडे को, ट्यूटोरियल है, ऐसे ऐसे है, एक हफ्ते में बहुत कुछ है, तो सिर्फ उनके नोट्स रिवाइज करो, इट वाज सो इनफ। और मतलब सब कुछ उसमें होता था ऐसे। ओके। एंड व्हाट अबाउट यू, श्रेया? आई पर्सनली फेल्ट दैट जो अश्विनी सर है ना, उनकी वीडियो लाइक इट वाज इन अ फ्लो, कि आप एक चीज को ना वो लिंक करके पढ़ाते हैं, तो आप एक चीज रिमाइंड करो तो आपको वो पूरा टॉपिक आ जाएगा। लाइक आई हैव some of my first year notes with me. So these are basically a full chapter and he summarized it in 4 diagrams. और एग्जाम में मेरे को याद है, मैं लोअर लिम लाइक ऐसे करके गई थी, 1 डायग्राम, 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, 4 डायग्राम एंड इट्स डन। बिकॉज वो पढ़ाई हमने उस फ्लो में था कि आप डायग्राम देखो, आपको सब पूरा चैप्टर याद आ जाता था। सो आई थिंक उनके डायग्राम बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थे, इजी थे एज कम्पेयर टू द बुक्स। आप बुक्स से बनाओगे आपसे वो नहीं चीज बनेगी, बट आप एक बार उनकी वीडियो देख के उस डायग्राम को बनाओगे, फिर आप बुक देखोगे, आपको बुक पूरी समझ आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई यस। ओके। सो मूविंग अहेड, आप लोगों के लिए व्हाट वाज द मोस्ट बोरिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर? मोस्ट इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए एनाटॉमी था, और मोस्ट बोरिंग बायोकेमिस्ट्री। ओके। एंड श्रेया, आपके लिए?
इंटरेस्टिंग तो ऑफ कोर्स एनाटॉमी इज फर्स्ट लव। बोरिंग मेरे लिए फिजियोलॉजी था पर्सनली, बिकॉज मुझे क्योंकि उसमें काफी चीजें मैंने पहले पढ़ी होती हैं, और आई डोंट नो मेमोराइजिंग मेरे को बायोकेमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती थी, तो आई डोंट नो व्हाई बट आई फाउंड फिजियोलॉजी बोरिंग। Okay, so since देखो considering about most interesting या boring subjects जो भी हैं, tell me very honestly, did you guys thought that you guys would be the university toppers? पर्सनली बिल्कुल भी नहीं। आई नेवर इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, लाइक स्टडी भी ऐसे नहीं किया था कि हाँ टॉप करना है, जस्ट अंडरस्टैंड के लिए मतलब पढ़ी पढ़ी थी, तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इंसिडेंटली हो गया तो खुशी हो गई। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि इट इज अ प्री कंसीव नोशन बाय द स्टूडेंट्स कि अगर टॉपर है तो यार आफ्टर कॉलेज 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, हाँ। राइट? सो डिड यू गाइज हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि यार कॉलेज से, क्योंकि मतलब आई थिंक मॉर्निंग 7 8 बजे क्लासेस नॉर्मल शुरू होती हैं, 5 बजे तक वो क्लासेस चलती हैं, उसके बाद वो एनर्जी बचती ही नहीं है कि बंदा 6 घंटे 6 बजे के बाद दोबारा से स्टडी करे वहां पे। तो क्या माइंडसेट होता था उस टाइम पे? मतलब वैसे काफी हमारे बच्चे तो जाते थे, पढ़ते पढ़ते थे, बाद में जैसे जब फ्लो बन गया तो बट मैंने तो बैडमिंटन खेलने जाती थी। मैं तो रात को जैसे थक जाते थे, कभी कभी सो जाती थी, कभी कभी रोज का हो जाता था। लेक्चर लगा लो ना तो ऐसे हो जाता है कि हाँ कुछ आज का कर लिया। तो हम लाइक जैसे मिनिमम अगर मैं लेक्चर भी लगा लूँ उस दिन का, इतना नहीं सोचती थी कि हाँ ये पढ़ना है आज, ये पढ़ना है, इतना नहीं। खेलने जाती थी मैं ज्यादा। ओके, व्हाट अबाउट यू श्रेया? सो मैं तो बैक बेंचर थी। मैं सिर्फ एनाटॉमी की क्लास में आगे बैठती थी, क्योंकि वो मुझे क्लास वाला काफी अच्छा लगता था। बाकी मैं पीछे मैं पढ़ती रहती थी थोड़ा बहुत। और मेरा ये था कि क्लास के बाद मैं 2 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ लूंगी, उसके बाद आई एम नॉट, उसके बाद तो कहीं बाहर चले गए, वॉक कर ली। डेली मैं वॉक कर रही होती हूँ 2 2 घंटे। सो ये कि आप ज्यादा ओवर एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक डेली करोगे तो वो इजी होता है। ओके, पर सिंस यू गाइस आर यूनिवर्सिटी टॉपर, तो टॉपर होने का स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के अगर लेवल पे मैं बात करूं तो कुछ एडवांटेज भी मिलता है, लाइक गोल्ड मेडल और ये सब चीजें, ऐसा कुछ भी रहता है? गोल्ड मेडल तो मिलता है, और कुछ मतलब ऐसे क्लासेस में अगर मैं सोचूं तो वैसे एक मेरे लिए हम्बलिंग फैक्टर है, क्योंकि जैसे क्लासेस में कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है कि हाँ हु इज द टॉपर ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड मतलब कोई लिंक होता है पुराना, तो मतलब यू आर सपोज टू आंसर इट। मतलब सारे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ यू आर द टॉपर सो यू शुड आंसर इट। तो अगर कुछ नहीं आता होता तो वो दैट हम्बल्स मी, सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज माई एडवांटेज, दैट इट हम्बल्स मी एक्चुअली। ओके, एंड श्रेया आपका? आई थिंक इट वाज, मतलब वो तो होता ही है कि क्लास में कुछ नया चीज वो हो, कुछ भी टीचर पूछता है फर्स्ट ईयर टॉपर कौन था, आप बताओ। सो वैसे लगता तो है, बट इट्स अ गुड फीलिंग आई थिंक। आपको मोटिवेट करता है और ज्यादा करने के लिए। मतलब सोचा तो कभी नहीं था। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर था यूनिवर्सिटी के लिए, माई टारगेट वॉज कि यार किसी तरह मैं 70% ले आऊं। मैं 630 का टारगेट लेके चली थी कि ये करना है, मतलब बेसिक वो था। ये हम्म। कभी नहीं सोचा था कि टॉप कर लेंगे यूनिवर्सिटी। तो वो कि वो हो रहा है तो इंटरेस्ट से पढ़ो। तो मैं अभी भी मेरा बेसिक ये है कि आई डोंट केयर अभी क्या रैंक आएगी सेकेंड ईयर में वो, बट मुझे ये है कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मुझे वो आते हो, कि मुझे पता हो कि मुझे आता है। सो हम्म। बाकी एग्जामिनर दैट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, वाइवा में किसका मूड कैसा है। बट जो आपको खुद की नॉलेज होती है वो आपको पता लग जाता है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने पढ़ा था। तो वो ज्यादा मैटर करते हैं मेरे को। ओके, सो सिंस श्रेया, जैसे आपने मेंशन किया है कि एक हमने बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है कि 70% आए। अब देखो होता क्या है कि सिंस अभी जो भी स्टूडेंट्स 12th पास करके इसमें आए हैं एमबीबीएस में, जनरली क्या होता है, हम सबने 95% से ऊपर 90 95 सबने स्कोर किया होता है। एंड उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब रियलिटी चेक मिलता है कि यार 50% स्कोर करना भी टफ है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? दिवजोत, आपसे शुरू करते हैं। सर वैसे होता तो है, मतलब जब एकदम से पासिंग इवन दैट सब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन, तो सेल्फ एस्टीम तो लो होती है। बट मतलब एक ना बंदे को हम्बल तो करता है, जैसे एकदम से आप नीट क्रॉस करके आए ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि हाँ हमने नीट क्रैक किया है। तो मतलब वो चीज से थोड़ा हम्बल होकर कि हाँ फॉर टू बी अ डॉक्टर
मतलब तुम्हें मार्क्स का नहीं सोचता, तुमने उसको समझने का सोचना, बिकॉज योर लाइफ, द पीपल्स लाइफ डिपेंड ऑन इट इन योर फ्यूचर। तो तुम मतलब अपना बेसिक कंसेप्ट बनाओ, मार्क्स का मत सोचो। तो एक वो चीज रियलाइजेशन होती है उससे, जो मार्क ड्रॉप होता है। Okay, and Shreya, what's your take on it? आई फुली एग्री विद हर कि मेन जो शुरू में आपका वो होता है ना, वो यही होना चाहिए कि मुझे सीखना है। लाइक एनाटमी, अभी जब हम क्लिनिक्स में जाते हैं, हमसे वो बेसिक चीजें पूछे एंड वी आर एबल टू आंसर इट, तो बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी तब नहीं होती जब आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लाइक पेशेंट के सामने, और यू आर एबल टू रिलेट, ओ यार ये मैंने पढ़ा था एनाटमी में, या फिर लाइक सेरिबेलर टेस्ट कर रहे थे हमारे सामने। सो हम्म। ऑफ कोर्स हमें वो मेडिसिन में नहीं पढ़ा है, बट वी आर एबल टू रिलेट कि हाँ इस थोड़ा बहुत हमने बेसिक पढ़ा था। तो अगर आपको वो नॉलेज आप धीरे धीरे एक्वायर करोगे, ये कभी नहीं होता कि फाइनल ईयर में सीधा जाके आप पूरी मेडिसिन सीख लोगे। दैट्स ऑफ कोर्स फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवन सेकेंड ईयर सब्जेक्ट, वही है जो थोड़ा थोड़ा जुड़ जुड़ के फिर तब आप जाके फाइनल ईयर में वो कर पाओगे। सो ये है कि नॉलेज इज ऑफ कोर्स फार बेटर। Okay, so considering, moving ahead with the question itself, जैसे आपने बताया knowledge and all, तो what should be the plan of action for any of the MBBS student, who has just entered, because अभी foundation has, just completed, so plan of action क्या होना चाहिए आपके हिसाब से श्रेया? मतलब शुरू में तो मेरा यही मानना है कि आप जस्ट ये फोकस करो कि स्टार्ट धीरे धीरे करो। डोंट ट्राई कि हाँ मुझे एनाटॉमी पढ़नी है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे सब कुछ कवर करना है, जो क्लास में हो रहा है मुझे साथ साथ में पूरा करना है। एंड लाइक आई हैड इंटरेक्शन विद वन जूनियर, सो ही लाइक फर्स्ट डे ही आस्क्ड मी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। आई वाज लाइक रुक जाओ थोड़ा, अब शुरू से उस चीज के बारे में मत सोचो ना। हम्म। एग्जाम का आप अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो एग्जाम के लिए अगर आप स्पेसिफिकली 1 मंथ पहले भी, 2 मंथ पहले तैयार करना शुरू करोगे, आप एग्जाम कर पाओगे। बट ये है कि आपको एटलीस्ट अपनी बुक्स के साथ टच में रहना है। सो ये है कि आप धीरे धीरे शुरू करो। लाइक मुझे याद है मैंने जनरल फिजियोलॉजी 1 महीना करी थी पूरा शुरू में। सो हम्म। ऑफ कोर्स बाद में हम उस चीज को देखते भी नहीं है, बाद में हम मतलब 7 पेज पलटे, होगी जनरल फिजियोलॉजी। हमने जो एनाटॉमी की हैंडबुक आती है उसको तो आई डोंट थिंक 90% स्टूडेंट्स को देखते ही नहीं लास्ट में। बट शुरू में दोज आर द थिंग दैट मैटर द मोस्ट। सो ये है कि आप बिट बाय बिट स्टार्ट करो। डोंट ट्राई कि आप बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ एक साथ आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप 6 मंथ तक आपको लगेगा आप नहीं कर पा रहे हो, बट वो इवेंचुअली हो जाता है धीरे धीरे करते हुए। बट ये है कि आपको करते रहना है हल्का हल्का। Okay, and Devjot? मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल। जैसे मतलब रोज का हम सोचते हैं तो 2 सब्जेक्ट हो पाते हैं आउट ऑफ 3, तो हमें ऐसे लगता है कि कुछ छूट गया। तो ऐसे ऐसे बैकलॉग तो होता जाएगा, बट ना अपना फ्लो अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हाँ यू मैनेज योर स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस बहुत होता है कि हर हफ्ते की एक सब स्टेज होती है एट द एंड ऑफ द वीक, सैटरडे को। फिर मंडे को जाओ तो बायोकेमिस्ट्री का ट्यूटोरियल होता है, फिर फिजियो के टेस्ट बीच बीच में आते रहते हैं। तो जो सब स्टेज है वो आपको मोटिवेट करती है कि हाँ यू स्टडी एनाटॉमी एवरी डे, ओनली देन यू कैन आंसर इन दैट सब स्टेज। तो मतलब एक मोटिवेशन उसका है। तो रोज का जैसे लेक्चर होता है उसको थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ज्यादा बैकलॉग भी नहीं क्रिएट करना चाहिए, बट इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इट्स मतलब बेसिक हो जाता है। और ग्रुप स्टडीज, तो जितने ज्यादा ग्रुप बनाने की कोशिश करो तो एट द एंड बाद में बेनिफिट करेगा। कि ग्रुप्स में पढ़ो तो आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा ऐसे। Okay, talking about from the academic perspective only, जब आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स थे उससे पहले, मतलब how many number of revisions you guys go through, academically? मैंने पर्सनली तो ऐसे नहीं कुछ सोचा था कि हाँ इतनी नंबर ऑफ रिवीजन्स, मैंने ऐसे काउंट भी नहीं किया था। हम्म। मतलब आई डिड नॉट थिंक कि हाँ मैंने इतनी बार रिवाइज करना है। इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था मेरा। तो Okay, and Shreya, what about you? रिवीजन का ऐसे मतलब मैंने ज्यादा सोचा तो नहीं था, बट मुझे ये पता होता है कि ये चीज मेरी वीक है। लाइक फॉर मी एब्डोमेन वाज माय वीक पार्ट, तो उसमें मैंने लास्ट में काफी डिटेल में वापस से करा। एंड न्यूरोनेट मुझे इजी लगती है शुरू से, तो आई रिमेम्बर न्यूरोनेट मैंने फाइनल एग्जाम के टाइम जैसे ऐसे पेज पलटे किताब के कि ये डायग्राम देख लिया हो गया। सो ये कि आपको पता लग जाता है क्या चीज आपको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। अगर आप ऐसा करोगे नहीं मुझे सब चीजें ही एक एक करके, मुझे पूरी न्यूरो नेट पूरी फिर से पढ़नी है, पूरी सब कुछ फिर से पढ़ना है, तो वो नहीं हो पाएगा। यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स।
और ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि आप कितने रिवीजन कर रहे हो. इट्स let's जस्ट say दैट. 3 to 4 revisions. या इट्स इनफ, लाइक ये है कि आप, आई थिंक मैं एक डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता, मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो ही सेज वन थिंग कि आप जो पूरा साल पढ़ते हो, या कभी भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यू डोंट स्टडी फॉर द एग्जाम, यू स्टडी सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज इट क्विकली. सो वो आपकी जो सारी मेहनत है वो इस पे करती है कि आप एक दिन में उस सारी चीज को रिवाइज कर पाओ. जो आपने पूरा साल अगर आपने पढ़ा है बट आप उसको रिवाइज नहीं करते, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट 50%. बट अगर आप उस चीज को रिवाइज कर लोगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी बेनिफिशियल. सो मैं ट्राई करती थी कैसे ब्रेक डाउन करूं, जैसे पहले हर सब्जेक्ट को 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ दिया. उसके बाद उसको थोड़ा 15 डेज 15 डेज 15 डेज में तीनों को कवर करा, एक एक सब्जेक्ट को. फिर Mhm. 3 डेज पे आ गए, जैसे फाइनल जो 20 दिन होता है सेंड के बाद, पहले हर सब्जेक्ट को 3 3 डेज करा, फिर 2 2 डेज. फिर मैं ट्राई करती कि हर सब्जेक्ट को मैं एक दिन में एक बार उसको ओवरव्यू कर पाऊँ. ओके. ओके, सो मूविंग अहेड, अभी जैसे एकेडमिक कंटेक्स्ट में अगर डिस्कस करें तो सिंस आप लोगों का जो स्कोर पैटर्न भी है, कंसिडरिंग जो मार्क्स हैं, ऑफ कोर्स यू गाइस आर एट द टॉप. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि व्हाट वुड हैव डिफरेंशिएटेड यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ योर बैचमेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी? क्या लगता है? श्रेया, आपसे ही करते हैं शुरू. आई थिंक यहाँ पे एक तो ये है कि जो भी आते हैं वो टॉपर्स होते हैं ऑफ कोर्स. बट ये है कि एक तो आई थिंक जो सब्जेक्ट ये भी होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इजीली आप ग्रेस्प कर पा रहे हो, या अलग अलग, मतलब सबका लर्निंग पैटर्न अलग अलग होता है. लाइक मैंने काफी बच्चे देखे हैं जो रेगुलरली बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं जो लास्ट में एक साथ, लाइक आई वाज द वन की मैंने लास्ट में फिर 12 12 घंटे के मैराथन्स करने का. सो अपना प्रेफर वो होता है. बट ये है कि कई बार हम एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में लैग कर जाते हैं. जो मैंने काफी बच्चों के साथ, इवन माई बैचमेट्स, मैंने देखा है कि वो बच्चे बहुत पढ़ते हैं बट कई बार ये होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि यस, क्योंकि जो एग्जाम देते टाइम आपका जो माइंडसेट होता है वो काफी मैटर करता है. वो 20 30 मार्क्स सिर्फ माइंडसेट कर देता है कि आप उस टाइम कितना पैनिक हो जाते हो, कितना काम रहते हो. सो आई थिंक दैट इज वेरी बिग. दिस वन कोट आई ऑलवेज फॉलो: प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वन, परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट. जब आप एग्जाम में चले गए उस टाइम आप ये सोचो यस यू आर द बेस्ट, उस टाइम आपका माइंडसेट काफी मैटर करता है. पर देखो, माइंडसेट हमारा डिपेंड करता है प्रिपरेशन के ऊपर, राइट? आपके हिसाब से आपने प्रिपरेशन में क्या डिफरेंट किया था, विच एक्चुअली गेव यू दैट कॉन्फिडेंस? आई थिंक मेरा तो मेन तो ये था कि आई लाइक टू विजुअलाइज थिंग्स. सो मैं एनेटमी अभी भी मैं रिवाइज करने का ट्राई करूँ. सो आई डोंट रिवाइज बेसिकली फ्रॉम बुक. मैं ट्राई लाइक आई एम रेंडमली सिटिंग में रिवाइज करती हूँ. अच्छा हाँ ये वेन यहाँ पे जाके ऐड हो रही थी, यहाँ पे ये ऐड हो रही थी. तो more like visualizing things, I think that gave me an extra edge. ओके. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू, दिवजोत? हाँ मतलब एनाटमी में आई वाज थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि एनाटमी में व्हाट डिफरेंशिएटेड मी वाज कि जो डी हॉल में मैक्सिमम जो मैंने लर्न किया है कि डाइसेक्टिंग जितनी आप मैक्सिमम कर सको उतनी दैट विल बेनिफिट यू. जितना आप अपने बैचमेट्स के साथ डिस्कस कर सको वहां पर बैठ के, ठीक है. तो मतलब मैंने डी हॉल में बहुत ज्यादा सीखा है बिकॉज एनाटमी इज द मेजर चैलेंजिंग सब्जेक्ट आई वुड से फॉर फर्स्ट ईयर. तो मतलब मैंने प्रैक्टिकली जो चीज देखी है वो मुझे बहुत याद रहती है. तो दैट वाज वन थिंग दैट डिफरेंशिएटेड बिकॉज हमारे जैसे कैडेवर्स भी कम थे हमारे टाइम पे. एंड मतलब टीचर्स यूज टू डाइसेक्ट विद अस. तो मतलब स्टूडेंट्स को अगर खुद करना है तो दे हैव टू मतलब खुद से एक मोटिवेशन आनी चाहिए. तो खुद कर रहे हो तो हाँ दैट विल बेनिफिट यू. और सेकंड चीज है कि मतलब आई यूज टू मैनेज कि बोथ थिंग्स. आई यूज टू गो फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो. तो वो चीज ना मुझे इट केप्ट मी फ्रॉम थिंकिंग दैट आई वांट टू टॉप और नॉट. मतलब मैं बिल्कुल सोचती नहीं थी, आई जस्ट मैनेज्ड इट. तो एक स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए कि हाँ वो चीज एक मेन पार्ट है दैट हेल्प मी ड्यूरिंग दैट स्ट्रेसफुल टाइम. ओके. सिंस दिवजोत, आपने तो स्पोर्ट्स खेला है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, श्रेया आपने फॉलो करी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन द फर्स्ट ईयर? आई थिंक अ लॉट. ऐसा कोई मतलब वो नहीं हो रहा. मैं स्पोर्ट्स कम खेलती हूँ बट आई यूज टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर. कोई भी छोटा फंक्शन हो रहा है, ट्री प्लांटिंग हो रही है, आई यूज टू बी एवरीवेयर. आई थिंक वो आपके माइंड को ज्यादा काम करता है रेदर देन अगर आप उस टाइम को सोचो कि मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, तो आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा. मैंने लाइक आई यूज टू बी इन डांस टीम, और
स्पीचेस वगैरह दी हैं फर्स्ट ईयर में, सेमिनार्स, मतलब आई यूज्ड टू बी एवरीवेयर। मैं जहाँ पे हो सके मैं ट्राई करती थी कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ। And still you guys managed to be the university toppers. Great. So moving ahead, since you know your second year final exams are also approaching, and you know since you have already gone through that phase of second year, so what do you guys think? What is the relevance of first year subjects in your second year journey? श्रेया आपसे ही शुरू करते हैं. आई थिंक एक तो ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक that is of course the course is designed in a way that it will help you in future. Like अब anatomy का देखो, specifically histology हम फर्स्ट ईयर में we just skip it. मैंने काफी अपने बैचमेट्स को बोलते हुए सुना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको क्या पढ़ना, स्किप कर देंगे. So but that plays a major role in pathology. Like I think it's a very big advantage कि हमने histology अच्छे से पढ़ी थी. So you know the normal structure of gallbladder, यू कैन इजिली ड्रॉ इट्स पैथोलॉजी, कि आपको बस इस यहाँ पे अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लो तो वो काफी इजी हो जाता है. एंड फार्माकोलॉजी ऑल्सो, इन फार्माकोलॉजी देयर इज अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजी, बिकॉज वो फिजियोलॉजी पे बेसिकली एक्ट कर रहे हैं जाके, तो उसमें वो काफी हेल्प करता है. अगर आपको नॉर्मल, आप किसी भी फार्मा के चैप्टर को उठाओ, फर्स्ट पेजेस आपको उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग बताएंगे, फिर उस पर ड्रग्स एक्टिंग बताएंगे, तो वो काफी हेल्प करता है. एंड बायोकेमिस्ट्री आई थिंक इज अ अंडररेटेड सब्जेक्ट, बट इट डू कम इन लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. ओके, सो यू मीन टू से कि अगर किसी स्टूडेंट ने फिजियो ढंग से नहीं पढ़ी तो वो फार्मा नहीं समझ सकता. Well, it will be difficult for him to like I think जैसे ब्लड का चैप्टर है, सो ब्लड फिजियोलॉजी में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो देयर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, आई थिंक उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट उसमें आपको बेसिक पूरा पाथवे पता होना चाहिए, तब आप उस पे ड्रग्स की, हाँ उसमें यही दिया होता है कि इस स्टेप पे ये ड्रग एक्ट कर रही है, इस पे ये कर रही है. सो अगर आपने उसकी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अच्छे से, तो इट विल बी, आपको बस वो रिवाइज करना है एक बार, एंड आपको ड्रग्स पढ़नी है. बट अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से, या फिर आपने स्किप कर दिया है, तो आपको वो एक बार फिजियोलॉजी उसकी ढंग से पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप उसके ड्रग्स पे जाओगे. तो थोड़ा सा मतलब एडवांटेज होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा है. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू दिवजोत? सर दैट्स करेक्ट कि जो फर्स्ट ईयर के बेसिस जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं तो वो बेसिस बनाते हैं, तो मतलब कुछ भी पता होने के लिए मतलब आपको वो बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए. मतलब फिर वैसे होता है ना कि हाँ दैट फर्स्ट ईयर इज कम्प्लीटली फॉर स्टडिंग द नॉर्मल थिंग, तो आप अच्छे से वो कर लो. अब डोंट गो फॉर ना, डोंट एम वेरी हाई. जितना आप पढ़ रहे हो आप उतना ही अच्छे से कर लो, क्योंकि बाद में फिर वही आपको पूछा जाएगा. जैसे अब फार्माको की चैप्टर है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस की ड्रग्स हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू नो. फिजियो में जो हमने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करा था उसके हॉर्मोन्स पढ़े थे, वो आपको बेसिक पता होना चाहिए. और जैसे उसमें फिजियो हो गई, फिर बायोकेमिस्ट्री में भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, और बायोकेमिस्ट्री में जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो भी सारे आगे एज इन पैथोलॉजी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस में ऐसे आते हैं. तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा लिंक करती है आपस में. तो मतलब यू शुड नो कि हाँ दीज विल बी इम्पोर्टेंट, इवन इफ यू थिंक कि ये तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये आगे जाके आएगी कहीं ना कहीं. Okay, so moving on to the last question. What sort of piece of advice you would like to give out to your juniors? सर आई वुड से कि मतलब डरो मत. फर्स्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, मतलब क्योंकि ऐसे लगता है अब जैसे हम सेकेंड ईयर में आ गए तो वी फील सो रिलैक्स्ड बिकॉज आवर फर्स्ट ईयर वाज लाइक सो हेक्टिक, एवरी वीक वाज सो हेक्टिक कि हमें ऐसे लगता था कि हाँ सैटरडे को सब चीज है, फिर बीच में कोई फिजियो का टेस्ट है, हमारे आसपास सभी ऐसे पढ़ने लगे हुए हैं एकदम से, तभी मतलब लाइब्रेरी जाके आज का काम आज कर लिया, आगे के भी लेक्चर लगा लिए. सो दैट बिकम्स कि हाँ यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्व्स टू अदर्स बेसिकली, बिकॉज यू थिंक कि यू आर ऑल्सो एज केपेबल एज अदर्स नो. सारी नीट यूजी क्रैक करके आए हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ ये भी अच्छा पढ़ रहा है, ये भी अच्छा पढ़ रहा है, इसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं. तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली दैट इज द की. इवन इफ वी से कि हाँ ये तो आइडियल सिनेरियो है, वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स ऑलवेज, बट उससे मतलब अपनी बेटरमेंट ही करो. मतलब मैनेज योर स्ट्रेस, डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज मच एज यू कैन. मतलब वो चीज बहुत हेल्प करती है, बहुत मैनेज करवाती है आई थिंक. Okay, Shreya. My piece of advice would be कि don't try to do everything. बी काम, मतलब आप नहीं कर पाओगे हर चीज, आप धीरे धीरे करोगे तो थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क आउट. सो जस्ट ट्राई टू बी देयर, जस्ट ट्राई टू एंजॉय द फेज, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर में यू विल गोना मिस इट जब आप ये क्लियर कर जाओगे.
and like Divjot said, don't compare yourself to others. Try to be, मतलब आपको मेन एम होना चाहिए कि मुझे सीखना है, rather than कि मुझे क्लास में सबसे, या फिर वो ऐसा पढ़ रहा है वो ऐसा पढ़ रहा है, आपको उनसे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए. Thank you so much, guys, for sharing your valuable time with us. It really means a lot. Thank you once again. It's a pleasure.